हेलो मेरे प्यारे गुड्डी गुड़िया, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं केवल और केवल क्लास 10वीं के 2 नंबर चैप्टर, जिसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं अपवर्तनांक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। इसका परिभाषा समझ में नहीं आता, इसका फॉर्मूला लिखने का अलग अलग डिजाइन है, इसका फॉर्मूला का प्रयोग कब होगा कब न होगा, क्योंकि इनका अनेकों फॉर्मूला है। N1 2 1 कब लिखना है कब नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपवर्तनांक का अपना कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस पे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे चीज को सॉल्व करेंगे, जैसे कि एयर के बारे में बात करेंगे, वैक्यूम के बारे में बात करेंगे, वाटर होगा तो कब होगा, कांच होगा तो कब होगा, निर्वात होगा तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, सारी चीज में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले। उम्मीद है कि आप इस पूरी लेक्चर को लास्ट तक ले वॉच कीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए हम लोग छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक ऑन करके आप हमारे लेक्चर फर्स्ट को देख सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपको लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें प्रकाश के अपवर्तन का सिंपल सा एक भाषा में हमसे पूछिएगा तो याद रखिएगा, ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर है। अगर वाटर में हम अगर ऊपर से कोई ढीला गिरा है, चाहे कोई पत्थर गिरा है और पानी को छेद करके हेल के कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, तो समझिए यही प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के परावर्तन में टकराने के बाद वापस लौटता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में वापस लौटने का कोई चीज ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पानी में आप लाएंगे एक चिप्पो को और इस चिप्पो को छछला के मारेंगे, अगर जो पूरा हेल गया आई पार से ओई पार, तो समझिएगा कि प्रकाश क्या क्या हो रहा है, अपवर्तन। अगर आप किताब को इस डिजाइन से मारिए या चिप्पो को कि पानी पे मारने के बाद ये हिले नहीं, ऊपर ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऊपर, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब एक दिशा में फेंकने के बाद डायरेक्ट वो दूसरी दिशा में चल जाए, उसके लौटने का कोई ऑप्शन ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे कि सर थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझा सकते हैं कि ये होता क्या है, होता क्या, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहेंगे कि सर ये हमारा एक लाइन है, इस लाइन को फिजिक्स की भाषा में आप माध्यम कहिए, यानी ये मीडियम है। क्या है? मीडियम। किन्हीं दो पदार्थ को अलग करने वाली रेखाएं है, ठीक है, जिसे हम लोग माध्यम या मीडियम कहते हैं। अगर मेरा बाबू, अगर जो ऊपर आपका हवा है और नीचे आपका जल है, तो अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 माध्यम है, और ये बीच का जो लेयर है, बीच का जो रेखा है, ये दोनों माध्यम को, हवा माध्यम को और पानी माध्यम के बीच में से अलग कर रहा है। कि इस लेयर से ऊपर होगा तो हवा होगा, इस लेयर से नीचे होगा तो क्या होगा, जल होगा। अगर आप जानते हैं कि हवा में हम लोग बहुत स्पीड चल सकते हैं, यानी सूरज की जो रोशनी होता है एकदम फ्री रहता है, आनंद, घूमने में उसको खूब मजा आता है, यानी जिसमें प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा हो जाए वो आपका विरल माध्यम हो जाता है, और पानी में थोड़ा दौड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिनाई होता है, क्योंकि वो सघन माध्यम होता है, घना घना होता है, उसमें प्रकाश की चाल जो होती है स्पीड काफी क्या होती है, कम होती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है ना, उसे हम लोग बोल देते हैं सघन माध्यम। आई होप मेरे रसगुल्ले यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन याद रखिएगा,
जैसे ही विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें आएगी, और ये एक पारदर्शक माध्यम है, ठीक है ना, क्योंकि जल में सूरज की रोशनी जा सकता है, क्योंकि जल जो है आपका पारदर्शक माध्यम है, यानी पारदर्शक होने का मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसमें इस पार से उस पार जा सके, ठीक है। तो ये आपका जल हो गया पारदर्शी। जैसे ही प्रकाश की किरणें आएगी जल में आ जाएगी, यानी इस माध्यम को पार कर जाएगी। तब तो आ गया बात अपवर्तनन क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है बाबू, जब आप एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आते हैं और यहाँ पर कितना अपवर्तन होता है, कितना रिफ्रैक्शन होता है, उसी के वैल्यू को, उसके अपवर्तनांक के अंक को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। आगे समझ में, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में आएगी तो वहां पर कितना अपवर्तन बनेगा, इसी अपवर्तन के कोण को, अंक को, डिजिट को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया कि अपवर्तनांक आखिर क्या होता है। जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में हम लोग जाते हैं तो अपवर्तनांक का पता चल जाता है। बाबू याद रखिएगा, अपवर्तनांक जो होते हैं ना, अपवर्तनांक यानी इंडेक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के मिस्टर होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो हो जाता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरी हो जाता है मेरा प्यारे भाई बहनों सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में आप याद रखिएगा, निरपेक्ष की चर्चा किया जाएगा। किसका, निरपेक्ष का। निरपेक्ष यानी वैसा जगह, निर्वात वैसा जगह जहां पे थोड़ा भी हवा ना हो, जो एकदम वैक्यूम हो, समझ में आ गया, वहां पर आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है, जिसे वैक्यूम बोलते हैं। या चाहे आपका हवा हो गया, हवा यानी एयर में आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक वैसे अपवर्तनांक को कहते हैं जिसका एक माध्यम कोई भी हालत में ये कंपल्सरी है कि निर्वात या वायु होना चाहिए, दूसरा माध्यम कुछ हो जाए, हीरा, कांच, जल, एनीथिंग एल्स, लेकिन पहला माध्यम कोई भी हालत में क्या होना चाहिए, या तो निर्वात होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। अब आ जाते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक में। मेरे प्यारे बच्चे जी, सापेक्ष अपवर्तनांक का पहला माध्यम कोई भी हालत में बिना हवा का या चाहे हवा का नहीं होना चाहिए। इसका पहला माध्यम बाबू जल हो सकता है, इसका पहला माध्यम जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, दूसरा माध्यम कुछ हो जाए उसे हमको कोई मानने मतलब नहीं है, लेकिन पहला माध्यम इसका कोई भी हालत में निर्वात या चाहे वायु नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, आगे चलते हैं। जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका ये एक माध्यम है, ठीक है, और इस माध्यम में बाबू ये आपका निर्वात है। निर्वात यानी जहां पे थोड़ा भी हवा न हो वहां पे वैक्यूम है, ठीक है। ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है, ठीक है, जिसे P से सूचित या N से सूचित किया जाता है। मान लेते ये रेखा क्या O है, और मान लेते नीचे आपका कांच है, कांच यानी शीशा है। तो जब ये निर्वात से प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें आएगी तो वह कांच की ओर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इससे हम लोग को क्या सीख मिला? इससे हम लोग को यह सीख मिला कि हम लोग हवा से यानी निर्वात से कहाँ आ रहे हैं, कांच में आ रहे हैं। यानी इसका पहला माध्यम निर्वात है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो उससे हमको कोई मानने मतलब नहीं है। पहला कोई भी माध्यम, अभी पहला हमेशा निर्वात या वायु होनी चाहिए, दूसरा कोई भी माध्यम हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये निकल गया निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा। अब दूसरा पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर जो इसी प्रकार का कोई लेयर है, ये हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल है, अगर जो यहाँ से हमारा इंडिरेक्ट रे आ रही है, प्रकाश की आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और टकराने के बाद दूर जा रही है, यानी मान लेते हैं ये हमारा जल है और ये हमारा प्यारे बच्चे हवा है। यानी आप क्या समझे, यहाँ पे जल का सघन माध्यम ज्यादा होता है और हवा का कम होता है प्रकाश की स्पीड। यानी ये सघन माध्यम से आ रहा है, विरल माध्यम में, यानी इसका पहला माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, और दूसरा माध्यम क्या हो गया,
हवा हो गया। यानी पहला माध्यम कोई भी हालत में निर्वात या वायु नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चे वह सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएंगे। और दूसरा माध्यम कुछ हो जाए, जल हो जाए, कांच हो जाए, हीरा हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। आ गया होगा समझ में कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक कब होता है। अब बारी है इसका फॉर्मूला लिखने का कि सर इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा अपवर्तनांक को या तो म्यू से दर्शाते हैं, अपवर्तनांक को या तो म्यू से दर्शाते हैं, और याद रखिएगा म्यू का कोई ये सही मात्रक नहीं होता है, और नहीं तो इसको एन बोल दिया जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे जी अगर ये एन लिखा हुआ है और ये भी आपका एन लिखा हुआ है, ठीक है, पहले 1 है बाद में 2 है, पहले 2 है बाद में 1 है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला माध्यम, पहला वाला ये पहला माध्यम हो गया और ये वाला आपका दूसरा माध्यम हो गया। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये आपका एन है, इस एक को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, इस दो को कहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। एन पे पहला वाला माध्यम कौन है, सेकेंड है, और लास्ट वाला माध्यम कौन है, एक है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब कोई लेयर में प्रकाश की किरणें आती है तो इसको 1 बोला जाता है, और जब पार कर जाती है, हिल जाती है, तो इसको लेयर कितना कहा जाता है, 2 कहा जाता है। इसलिए ऐसा लिखने की इसकी क्या होती है, तरीका होती है। बाकी इसका आप अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। अगर याद रखिएगा ये आपके अनुसार सापेक्ष अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चे जी हो जाएंगे, और ये मेरे अनुसार निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हवा को इंग्लिश में एयर कहते हैं, इसलिए इसका संकेत हम लोग ए लेंगे, ठीक है। निर्वात को मेरे प्यारे बच्चे जी वैक्यूम कहते हैं, इसलिए इसका संकेत क्या लेंगे, भी लेंगे। पानी को, जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, इसलिए इसका संकेत डब्ल्यू लेंगे, ठीक है। और कुछ बच गया है माध्यम, हो सकता है और कुछ। हाँ, कांच, कांच को हम लोग शीशा बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, इसलिए क्या लेंगे, जी। कहने का मतलब ये है कि सर इसको आप फिजिक्स की भाषा में अलग तरीका से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन को लिख देंगे, पहला कोई भी माध्यम, पहला में कोई भी हालत में आपका या तो हवा होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए, निर्वात। तो कौन अपवर्तनांक हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हवा को क्या बोल सकते हैं, ए। मान लेते हैं सेकेंड वाला गैस है तो बन गया ANG। कोई भी हालत में पहला हमारा एयर है, हो सकता है एन का मतलब अपवर्तनांक है और डब्ल्यू का मतलब हमारा क्या है, वाटर है। इसे ये समझ में आ रहा है। मान लेते हैं पहला हमारा एयर है और एन का मतलब अपवर्तनांक है, और हम आपका ले लिए क्या ले लिए, और क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं हीरा का हम H ले लिए, ठीक है। तो ये AN। आप देख रहे हैं कि पहला कोई भी हालत में है, पहला जो माध्यम है ये आपका हवा है, ये आपका हवा है, ये आपका हवा है। अगर ये आप निर्वात लगा के मेरे प्यारे बच्चे जी लिखना चाहते हैं तो एक की जगह क्या लिख देंगे, BNG। यानी निर्वात में, निर्वात पहला माध्यम से होते हुए अपवर्तनांक निकाला जाता है। जी का मतलब ग्लास यानी कांच में। अगर जो आप वाटर के साथ निकालना चाहते हैं निर्वात को तो क्या लिखिएगा, इसका पहला माध्यम भी को पहले लिखेंगे, ठीक है, एन को बाद में लिखेंगे। और अगर हम निकालना चाहते हैं क्या चीज का, वाटर का, तो क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर इसी निर्वात में आप निरपेक्ष में आप निकालना चाहेंगे तो निरपेक्ष में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे जी, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपके शुरू में ग्लास भी हो सकता है, आपके शुरू में वाटर भी हो सकता है, ये एन का मतलब अपवर्तनांक होगा। लास्ट में आपका गैस हो, चाहे ए यानी एयर हवा हो, चाहे भी यानी निर्वात कुछ हो। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब पूरा का पूरा आपका हो जाएगा इंडेक्स की प्रक्रिया में शामिल। इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू पे चलते हैं कि सर आखिर इसका वैल्यू क्या होता है। कुछ वैल्यू आप याद करके रखिएगा, ये वैल्यू ना काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने छांट करके रखा है कि आपके एग्जाम में पूछ सके। याद रखिएगा बाबू, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक 2 दूना 4, हीरा का अपवर्तनांक 2 दूना 4 यानी 2 दशमलव कितना होता है, 4 होता है। निर्वात का अपवर्तनांक याद रखिएगा, जहां पे थोड़ा भी हवा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे जी, 1 लगा के 000, 1 लगा के 000। उसी प्रकार आप y का निर्वात याद करके रखिएगा, सेम चीज रहेगा y का 1.0
7 भी लिख सकते हैं लगभग में, क्योंकि दशमलव के बाद नंबर का ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होता है। जल का याद रखिएगा, जल का होता है 1.33333 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट आ गया आपका कांच का। कांच का याद रखिएगा 1.5 होता है। कांच का कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5। याद करने का थोड़ा टेक्निक बता देते हैं। सबसे पहले आप निर्वात के 1 याद रखिएगा, ठीक है। हवा के 1.2 याद रखिएगा, ठीक है। अब 2 के बाद जल का याद रखिएगा 1.3, यानी लाइन बाय लाइन। 1.3 के बाद कांच का याद रखिएगा 1.5, और लास्ट में याद रखिएगा हीरा का 2.4। हीरा का होता है करेक्ट 2.417 वैल्यू होता है, ठीक है। इसका कोई एसआई मात्रक नहीं है, कुछ माइक्रोमीटर उटर लगा के आप नहीं बोल सकते हैं। अपवर्तनांक जो होता है ना, वो आपका एसआई मात्रक विहीन होता है, उसमें किसी प्रकार का एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब एक सवाल आया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस पदार्थ का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे जी वह हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.4। आपसे पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.41 होने का कारण क्या है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये सबसे कम पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे जी, तो आपका निर्वात में होगा डायरेक्ट 1। निर्वात में कितना होगा? डायरेक्ट 1 हो जाएगा। याद रख ले, वैल्यूएशन खत्म हो गया कि कब क्या लिखना है और कब क्या नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं कुछ फार्मूला पे। क्या चीज पे? फार्मूला पे, कि बाबू अगर जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो जाए, आंकिक प्रश्न आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी फार्मूला का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, उस फार्मूला में कौन क्या है ये मालूम रहेगा, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यस सर, आइए बता देते हैं। ये आपका एक लेयर है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, यानी ये आपका अभिलंब है, ठीक है। इस अभिलंब से अगर मान लेते हैं ये विरल माध्यम से, कौन सी माध्यम से? विरल माध्यम से, और ये सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आ रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, ठीक है, मुड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे जी याद रखिएगा, अगर ये आपतन कोण हमारा आई है और अपवर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चे जी आर है, और इसका कुछ मान आपको थीटा में दे दिया। क्या चीज में? थीटा में। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ आ जाए, तो मेरे प्यारे भी जी अपवर्तनांक म्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन की जाया, यानी आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। बाबू इसको देने वाला एक वैज्ञानिक था स्नेल। कौन वैज्ञानिक? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर किसने दिया? स्नेल ने दिया। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। अगर इस रूप में आप आई बटा आर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, याद करने के लिए ट्रिक है आई बटा आर, तो इसे हम लोग सममित रूप के नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर हो गया कि कब लगेगा? जब आपको कोण देगा, कोण यानी एंगल देगा, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चे जी, इसका 3 फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है म्यू बराबर सी बटा भी। म्यू बराबर सी बटा भी, म्यू बराबर सी बटा भी। वह सी का मतलब याद रखिएगा निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी का स्पीड। ये हो गया प्रकाश की गति या चाल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जी भी का मतलब याद रखिएगा, भी का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो है भी का अपना स्पेशल मान होता है, इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी के साथ साथ जब हमको भी का मान मालूम है, ठीक है, तो ये फार्मूला कब लगाइएगा? जब आपका प्रकाश की चाल दे देगा, प्रकाश की चाल जब आपको दे देगा। और थोड़ा थोड़ा ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में, क्या चीज में? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर होती है। कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उसी प्रकार आपका जल में जो हो जाता है वह 2.25 लाख हो जाता है। ये वैल्यू को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। 2.25 ×
8 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार आपका कांच में होता है 2 लाख, ठीक है। लिखने का तरीका है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर जी ये तीनों वैल्यू को निकाल के रखते हैं, अगर जी आपको बोल दिया कि निर्वात से सूरज की रोशनी जा रही है, तो निर्वात वाला लगाइएगा कितना, 3 लाख किलोमीटर। और आपको पता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। अपवर्तनांक का मान कितना आ जाएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देके एगो न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद हम खटाक से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें निर्वात से आ रही है, तो निर्वात में कितना है, निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वह दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, तो फॉर्मूला होता है μ = c/b। मेरे प्यारे बच्चे, सी का मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश कहाँ से आई है, निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और बटा भी का मतलब माध्यम का हमेशा एक कॉन्स्टेंट मान है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाबू मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, इसलिए इसे भीमाहीन या मात्रकहीन राशि कहा जाता है। किसको, अपवर्तनांक। इसमें इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। 3 लाख से 3 लाख कट गया, कितना आ गया, 1। यानी अगर प्रकाश की किरणें या रोशनी निर्वात से, कहां से, निर्वात से अगर ये सेकेंड वाला माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो वहां पर अपवर्तनांक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक बाबू और फार्मूला है, ठीक है, एक म्यू बराबर फार्मूला होता है R/V। मेरे प्यारे बच्चे जी, R से याद रखिएगा रियल, R से रियल मीडियम, और V से याद रखिएगा वर्चुअल मीडियम। रियल मीडियम का मतलब होता है वास्तविक मान, वास्तविक वैल्यू। कौन वैल्यू, वास्तविक। और वर्चुअल का मतलब होता है एकदम इमेजिनरी, यानी काल्पनिक, यानी रहेगा वस्तु कहूँ और आपको दिखाई दे रहा है कहूँ और। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बाल्टी में पानी रखे हैं, ठीक है, और उस बाल्टी में आप एक छड़ को रख लिए। जैसे ही छड़ को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका छड़ उठा हुआ नजर आ रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल यानी वो अपना सही जगह पर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मछुआरा जब मछली मारने जाता है तो ऐसे मारता है, तो वो मछली को नहीं बल्कि उसको परछाई को मारता है। जैसे परछाई को मारता है, मछली पर लग जाता है। यदि वो डायरेक्ट अटैक करता है मछली पर, तो मछली नहीं मरता, क्योंकि मछली ना अपना वास्तविक जगह पे कभी नहीं रहता है, वो हमेशा अपना काल्पनिक जगह पे होता है, जहां पर दिखता है वहां पे रहता नहीं है। तो वही आपका भी। इसका बाबू पता कैसे लगाइएगा, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, तो बाबू इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे गहराई होगा। क्या होगा, गहराई होगा, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग में हमारा क्लियर हुआ। कुछ और बातें हैं जो हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी। अगर अपवर्तनांक में आपको कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग सीखना है कि आप अपवर्तनांक को कैसे समझेंगे, तो देखिए, अगर ये हमारा बाबू पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी यानी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सूरज है प्यारा सा, और यहाँ पे मान लेते हैं जब सूरज उगता है तो किधर होता है, पूरब में ना। जब सूरज उगता है तो उगने वाला मतलब जब उदय होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्योदय। और जब सूरज डूबता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्यास्त कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे जी, सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है और डूबने का काम हमेशा कभी होता है पश्चिम में होता है, या कभी कभी नाच भी सकता है, ठीक है, उतना आइडिया नहीं। अगर आप देख पाएंगे अपने दैनिक जीवन में, अगर हम लोग का ये हमारा एक तल है, पृथ्वी का समतल है, ठीक है, और इस समतल से सूरज जब उगती है तो हम लोग को 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी तल तक नहीं पहुंच पाई, फिर भी 2 मिनट पहले हम लोग का एहसास हो जाता है कि सूरज की रोशनी आ रही है। तो इसका एक ही कारण है कि ये वास्तविक नहीं है, यानी आप कल्पना कर रहे हो, ठीक है। तो 2 मिनट हमारा दैनिक जीवन दिन के काल में 2 मिनट जुड़ जाता है। अगर ये डूबने का बात करिएगा तो ये अपना लेयर पे अभी तक नहीं पहुंचागा नहीं, डूबने के बाद 2 मिनट तक आपको ये दिखाई देगा, यानी ये काल्पनिक हो गया सूर्यास्त के समय। तो 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट, यानी दिन में सूरज के काल में यानी टाइम में 4 मिनट के बढ़ोतरी हो
जाती है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।